Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। यह फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 18 और ये एपिसोड फाइट को पसंद करने वाले लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। काफी जल्दी हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे 1000 मेंबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। फटाफट से जाओ उसे ज्वाइन कर लो, लिंक दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। चलो अब जानते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जब उस ग्रेट फॉर्मेशन को ब्रेक करके वो हुआन और बाकी के लोग इस मेन हॉल में आ जाते हैं। इन्हें सबसे पहले जियान दिखाई दिया था जो कि हॉल के सेंटर पे खड़ा होता है। वेल बात ऐसी थी कि सबसे पहले फॉर्मेशन में एंटर करने के बाद जियान फील करता है कि फॉर्मेशन उससे टारगेट कर रही है, बट जैसे लिटरली बाहर आया था फॉर्मेशन का एटीट्यूड तुरंत ही चेंज हो जाता है। वो डर के अपने आप ही जियान के रास्ता बनाने लगती है और यही रीजन था जिसकी वजह से जियान सबसे पहले इस हॉल में पहुंच जाता है। सबसे पहले उसका ध्यान जाता है एक बड़े से थ्रोन के ऊपर। इस थ्रोन के ऊपर एक स्केलेटन बैठा हुआ था। इस हड्डी के ढांचे के अंदर से जियान इस ग्रैंडनेस को फील कर रहा था। वो समझ जाता है कि एम्पर का स्केलेटन है। उस स्केलेटन के बगल में कॉफिन होता है। इस एम्पर के स्केलेटन को 7 पत्थर की मूर्तियां सराउंड कर रही थी, लेकिन जब जियान की नजर इनके ऊपर जाती है वो एकदम सीरियस हो जाता है क्योंकि ये पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि गार्डियंस थे। और कुछ समय के बाद ये सच साबित भी होती है क्योंकि हॉल में 7 ऐसी चीजें थी जो सभी के ध्यान को अपनी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। ये 7 ग्लोइंग क्लस्टर्स होते हैं। इन रोशनियों के फव्वारों में से एक बहुत ही एंशिएंट डेसोलेट ऑरा रिलीज हो रहा था। जब लालच के मारे एक बंदा इन्हें टच करने की कोशिश करता है, बस स्टोरी में यहीं से बदलाव आता है जिस पर उस बंदे के हाथ उस लाइट क्लस्टर से टच करते हैं। सातों गार्डियंस जाग जाते हैं। ऑफ कोर्स उस बंदे का भी नामो निशान मिट जाता है। फिर वो 7 लाइट के क्लस्टर्स उन 7 गार्डियंस के शरीर में समा गए थे। बात साफ हो जाती है कि अगर इन 7 ट्रेजर्स को हासिल करना है तो इन 7 गार्डियंस को हराना होगा। काफी जल्दी यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोगों में से टॉप जीनियसेस बाहर आते हैं। इसी पल गार्डियंस ने भी अपने औरों को रिलीज कर दिया था। उन 6 गार्डियंस की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के पीक पे होती है। और जहाँ तक बात रही उस व्हाइट रोड गार्डियन की, तो उसकी बॉडी में से बिल्कुल ऑरा रिलीज नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस वाइब वो ही दे रहा होता है। सभी टॉप जीनियसेस कई टीम से बढ़ के 6 में से एक गार्डियन को चुन लेते हैं। जियान की टीम में यूरू और वो हरे बालों वाली लड़की लुयिन होती है। बहुत ही जल्दी मेन हॉल की बैटल शुरू हो गई थी। अब खैर आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जैसे जैसे बैटल और भी आगे बढ़ती है हॉल के अंदर का वातावरण और भी ज्यादा टेंशन में चला गया था। जियान नोटिस करता है कि वो हुआन और फेंगी की टीम्स गार्डियंस के ऊपर अच्छी पकड़ बना रही है। ये देख के उसे भी रिलीफ महसूस हुई थी। फाइनली जियान देखता है अपने सामने के ग्रे गार्डियन को। उसके शरीर की ओरिजिन फ्लो होने लगती है। एक हल्की सी बूम की आवाज के साथ जियान की रेड ओरिजिन तेजी से इरप्ट हुई थी। ये जियान की स्ट्रेंथ को पीक पे पहुंचा देती है। जैसे उसका हाथ पीछे जाता है एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर उसके हाथ में आ जाती है। अभी जियान के रूलर को मिल्की व्हाइट फ्लेम ने सराउंड करके रखा था। रूलर जहाँ से गुजरती है वहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। रूलर के हैंडल पे अपनी ग्रिप को टाइट करके जियान का ध्यान यूरो और ल्यूइन पे जाता है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहता है चलो इसे हम जल्दी से फिनिश करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। इस पर ल्यूइन और यूरो दोनों ही नोट करते हैं। यूरो भी बिना हेजिटेशन के अपने ऑरे को रिलीज कर देती है। उसके चारों तरफ फैला वो हरा और नीला ऑरा एक बहुत ही बड़े पेड़ जैसा लग रहा होता है। यूरो को देख के लुयिन भी कैसे पीछे रहती है। जैसे उसकी आइस ब्लू दुई की रिलीज होती है उस छोटी सी चिड़िया शाहवान की आंखों में एक इंटेंस लाइट फ्लैश हुई थी। लुयिन के इंटेंस फोकस को देख के जियान पूछता है लुयिन तुम क्या प्लान कर रही हो। अपने ध्यान को भंग न करती हुई बोलती है मुझे बस 5 मिनट का समय दो। ये सुन के जियान नोट करता है। उससे लगता है कि लुयिन को स्पेशल टेक्निक को प्रिपेयर कर रही होगी। खुद भी समय को न बर्बाद करते हुए जियान उस गार्डियन की तरफ शूट हो गया था। उसकी रूलर अपने पीछे एक सफेद रास्ते को छोड़ती है। भले जियान का ऑरा काफी ऑप्रेसिव हो, लेकिन इसे देख के गार्डियन के चेहरे पे बस एक स्माइल ही आई थी। जैसे वो अपने हाथ को फटकारता है हम एक सिल्वरी स्फीयर को वहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। इसकी नोक पे बिजलियां डांस कर रही होती हैं। अपने हाथ को हल्का झटका देके वो गार्डियन अपने भाले को जियान की तरफ दे मारता है। जब उसका स्पीयर जियान के एंशिएंट रूलर में जाके टकराता है हमें एक पैनी सी क्लैंक की आवाज सुनाई देती है। भले ही जियान की रूलर काफी ज्यादा भारी हो तब भी इस एक्सचेंज में उसका हाथ कांप गया था। खैर इससे गार्डियन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जियान के सिर को अपना निशाना बनाते हुए एक के बाद एक स्पीयर टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है। ऑफ कोर्स अब तक जियान भी रेडी हो चुका था। उसकी वो दुई की जिसमें मिल्की व्हाइट फ्लेम भी मिली होती है वो जियान को दोनों दिशाओं से बचा रही होती है। आगे बढ़ने वाली कई स्पीयर शैडोज को यूरो और लुयिन रोकने का काम करती हैं। इससे पहले उसकी हेवली फ्लेम की वॉल क्रैक हो पाती। ये समय जियान के लिए काउंटर अटैक को तैयार करने के लिए काफी था। अपने शरीर की ऊर्जा को रूलर में ट्रांसफर करते हुए जियान कहता है फ्लेम स्प्रेडिंग सुनामी। ऐसा लगता है जैसे जियान की सफेद फ्लेम्स की गर्मी से रूलर के आगे के स्पेस के 2 हिस्से हो गए हैं। वो रूलर जिसमें 23 अलग अलग रंग मिल चुके थे अब वो टेरिफाइंग पावर को एमिट कर रही होती है। जियान से रेडिएट होने वाली पावर को सेंस करके उस गार्डियन की आंखें सरप्राइज की वजह से थोड़ी खुल सी जाती हैं। वो बड़बड़ाती हुई बोलता है इंटरेस्टिंग, क्या यूनिक फ्लेम है। बिना पीछे हटे गार्डियन भी अपनी थंडर एट्रीब्यूट की दुखी को सीधा अपने स्पेयर के अंदर भेज देता है। अगले पल में बैंग की आवाज के साथ वो स्पेयर सीधा जियान की रूलर से टकरा गया था। हम उन मिल्की व्हाइट फ्लेम्स और उन सिल्वरी लाइटिंग्स को एक दूसरे लड़ते हुए देखते हैं। इन दोनों की बैटल की वजह से हवा में शॉक वेव फैल रही होती है। चाहे बैटल कितनी भी इंटेंस हो
चुकी हो, जियान का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं होता। वो आगे बढ़ के अपनी रूलर को हॉरिजॉन्टली घुमा देता है। उसका टारगेट गार्डियन का सिर होता है। ऑफ कोर्स गार्डियन की रिएक्शन स्पीड भी कम नहीं होती। उसके पैरों में से एक सिल्वरी लाइट फ्लैश होती है। जियान के अटैक को काफी करीबी से डॉज कर देता है। इसी मोमेंट में लुविन की पीछे से आवाज आई थी। वो चिल्ला के बोलती अब वैसे जमा दो। जब जियान पीछे देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि लुविन की तैयारी खत्म हो चुकी है। उसकी बॉडी से जमीन में जाने वाली वो आइस ब्लू एनर्जी गार्डियन के आसपास की जगह को जमा देती है। वो शाओहान जो कि अभी तक काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, हम उसे आसमान में अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए देखते हैं। उसके पंख एकदम तलवारों की तरह पहने दिख रहे थे क्योंकि लुविन अपनी कंबाइंड पावर को अनलीश करने के लिए रेडी थी। वो एक्साइटेड आवाज में कहती है चलो अब इसे खत्म किया जाए। ये सुन के जियान और यूरू की बॉडी में से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आई थी। साफ तौर पर तीनों लोग फाइनल असॉल्ट के लिए रेडी हो रहे थे। भले ऐसा बिल्कुल ना लग रहा हो कि युद्ध बिल्कुल खत्म होने पे आ गया है, लेकिन तीनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ इन्हें जीत अपने करीब दिखाई देती है। बस ऐसे ही क्रिटिकल मोमेंट पे जियान के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हम अचानक से उसकी दुखी को एकदम टर्बुलेंट होते हुए देखते हैं। वो एकदम खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट करने लगी थी। एक एक्सट्रीमली प्योर दुखी की लाइन उसके शरीर में फ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से हम उसके आसपास के स्पेस को भी डिस्टॉर्ट होते हुए देखते हैं। ऐसी कंसंट्रेटेड और प्योर एनर्जी की वजह से जियान को ऐसा लगता है कि वो ब्रेक थ्रू के काफी करीब आ गया है। वैसे अगर चीज को ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ खास अचानक नहीं होती। जियान 3 स्टार 2 एम्पर की अर्ली स्टेज की पीक पे काफी समय से है। उसके लिए मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू करना बस मैटर ऑफ टाइम की बात थी। बस ब्रेक थ्रू का ये समय कुछ ज्यादा ही खराब है। ऐसे इंटेंस बैटल के बीच में उसकी दुखी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। भले ही हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी फाइट्स में लगे हो, तभी जब कुछ लोगों की पहली नजरें जियान के ऊपर जाती हैं, वो एकदम अचंभित रह जाते हैं। एक बंदा कहता है जियान बैटल के बीच में ब्रेक थ्रू कर रहा है। उन मिल्की व्हाइट फ्लेम से लिपटे हुए जियान को लोग डिसबिलीफ के साथ देखते हैं। सभी को पता होता है कि बैटल के बीच में ब्रेक थ्रू करना बहुत ही रिस्की मूव होता है, क्योंकि अगर ब्रेक थ्रू को बीच में रोक दिया गया तो ऐसा होने पे सिर्फ ब्रेक थ्रू फेल ही नहीं होगा, बल्कि ब्रेक थ्रू करने वाला भी सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। क्या जियान के अंदर का शौक भी बाकी लोगों से बिल्कुल कम नहीं होता। वो एक हल्की सी आवाज में कहता है डैम इट, क्या इसका होना अभी जरूरी था। उसे पता था कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बीच में उसके लिए शांति से ब्रेक थ्रू करना पॉसिबल नहीं है। बस बात ऐसी होती है कि चीज अपने आप ही हो रही है। उसके शरीर ने इस मौके का फायदा उठा के अपने आप को 3 स्टार 2 एम्पर के मिडिल स्टेज में ले जाना शुरू कर दिया है। जब वो गार्डियन एहसास करता है कि जियान अभी कैसे असमंजस में फंस गया है, वो एक बार अपनी भौं सिकोड़ लेता है। लेकिन हजारों सालों के बैटल एक्सपीरियंस के होने की वजह से उसे पता था कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। फटाक से अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हम उसे तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उसका वो सिल्वरी स्फीयर थम गए जियान की तरफ शूट होता है। इस खतरे को महसूस करके जियान कहता है डैम, लेकिन वो अपनी दुगी का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो ब्रेक थ्रू के इस मौके को खो देगा। खैर इससे पहले कुछ भी गलत हो पाता, जियान के सामने एक फिगर फ्लैश होता है। ये यूरू थी। वो जियान से स्माइल के साथ बोलती है जियान तुम अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान लगाओ, मैं इसे कुछ समय तक होल्ड करती हूँ। उस ग्रे गार्डियन को अपनी 3 स्टार 2 की पीक स्ट्रेंथ के साथ खुद पे भरोसा था कि जियान के ब्रेक थ्रू करने के बाद भी उसे जीत सकता है। यूरू की बात को सुन के जियान नोट करके बोलता है मुझे तुम 10 मिनट का समय दो। ये कहते ही वो तुरंत अपने पैरों को मोड़ के बैठ जाता है। अब उसका पूरा ध्यान चला गया था उस एनर्जी की तरफ जो कि वारंट तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है। इस समय के दौरान लुवियन जो कि किसी चीज को तैयार कर रही थी, उसकी आंखें भी एकदम फियर्स हो जाती हैं। जैसे वो अपने मुंह को खोलती है, एक आइस ब्लू ओरिजिनशी बाहर आई थी। ये तुरंत ही अपने आप को एक ठंडी सी हवा में बदल लेती है। उस चिल्ली एनर्जी ने नीचे जमीन को पूरी तरीके से जमा दिया था। ये चीज गार्डियन को भी अफेक्ट करती है। बस एक ही पल के अंदर वो गार्डियन फिर से मूर्ति में बदल जाता है। बस इस बार ये मूर्ति बर्फ की बनी हुई थी। इस समय लुवियन के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो गहरी सांस भरते हुए बोलती है हाँ ये कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग था। साफ तौर पे उसने जो 10,000 BCD की एक्सक्लूसिव स्किल को यूज किया है उसकी वजह से काफी थक गई है। भले ही जियान की गार्डियन के ध्यान भटकाने की वजह से उसे गार्डियन को जमाने का मौका मिल गया हो, लेकिन ये काम आसान नहीं था। लुवियन का ध्यान जाता है जियान के ऊपर। उसके स्टेट को नोटिस करके वो कहती है जियान तो अपने ब्रेक थ्रू पे फोकस करो। भले उसे जियान की एक ही बार मुलाकात हुई हो, उसे जियान का कैरेक्टर खराब नहीं लगता। खासकर जब उसने सुना कि जियान ने पहली बार में ही उस फर्स्ट रैंक एम्पर ग्रेड की एग्जामिनेशन को क्लियर कर दिया था। वो जानती थी कि जियान से अच्छे रिलेशन रखने में उसका भी फायदा है। जब लुवियन थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही होती है, तभी अचानक से पीछे से यूरू चिल्ला के बोलती है लुवियन ध्यान से। अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद लुवियन ने अपने फोकस को खो दिया था, लेकिन यूरू की चेतावनी को सुन के वो तुरंत ही अपने आप को दुगी से प्रोटेक्ट करती है। वो यूरू की तरफ चिल्ला के बोलती है तुम क्या कर रही हो। लुवियन को भरोसा नहीं होता कि उसके कमजोर स्थिति में जाने की वजह से यूरू चुपचाप से उसके ऊपर हमला कर देगी, लेकिन इसी पल शाओहान जो कि लुवियन के कंधों पे आ चुकी होती है, वो अर्जेंटली एनिमल लैंग्वेज में बोलती है ग्रे गार्डियन अभी जमा नहीं है। खैर इससे पहले लुवियन पूरी सिचुएशन को समझ पाती, एक पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट से भरी दुगी शार्प अटैक का फॉर्म लेते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये पूरा मामला बस एक पल के अंदर हुआ था। जैसे टेरिफाइंग अटैक लुवियन से टकराने वाला होता है, तभी यूरू की वो सायन दुगी आगे बढ़ रहे उस अटैक के बीच में आ जाती है। बैंग की आवाज के साथ कई पावरफुल शॉक वेव चारों तरफ फैलती हैं। वो ग्रे गार्डियन अपने स्पीयर को वापस
सांस लेता है, जो कि अपने पीछे सिल्वरी लाइटनिंग को छोड़ता हुआ गया था। वो यूरू को एक क्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोलता है, मुझे इस लड़की की दुई की फैमिलियर क्यों लग रही है, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हो। खैर भले ही गार्डियन के दिमाग में ये सब चल रहा हो, उसके अटैक्स बिल्कुल रुकते नहीं है। एक के बाद एक आसमान में कई शैडोज अपीयर होती हैं। भले यूरू कितने ही पावरफुल हो, वो गार्डियन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेती। अपनी हथेलियों को अपनी सायन दुगी से कवर करके वो सारे अटैक्स का हेड ऑन सामना करती है। इन दोनों के बीच की क्लैश की वजह से नीचे के फ्लोर के पर कच्चे उड़ जाते हैं। अगला फास्ट अटैक राइट साइड से आता है। यूरू शुश की आवाज के साथ अपने आप को साइड में कर लेती है। एट द सेम टाइम उसके सीधे हाथ पे वो नीले रंग की रोशनी इकट्ठी हो गई थी। ई पावर अटैक सीधा स्पीयर से जाकर टकरा गया था। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है, लोग नोटिस करते हैं कि अब जब ये ग्रे गार्डियन यूरू से फाइट कर रहा है, इन दोनों के बीच की क्लैश पहले जैसी इंटेंस नहीं रही। लगता है गार्डियन थकने लगे हैं। पिछले एक्सचेंज के बाद लुयन यूरू की तरफ ग्रेटिट्यूड से भरी निगाहों से देखने लगी थी, क्योंकि यूरू ने जिस अटैक को डिफ्लेक्ट किया था उससे आसानी से लुयन की जान जा सकती थी। लुयन रियलाइज करती है कि उसने यूरू को काफी ज्यादा गलत समझा है। तुरंत ही यूरू की तरफ उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अपने चीजों को देखने के नजरिए को बदलने के बाद लुयन उस ग्रे गार्डियन को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करने लगी थी। भले ही उसकी पिछली टेक्निक की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो, तब भी ग्रे गार्डियन उससे बच पाया है। लुयन समझती है कि पीक 3 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ सिर्फ एक टेक्निक का इस्तेमाल करके हराई नहीं जा सकती। साथ ही जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी, उससे यूरू की सायन दुकी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता जाता है। वो यूरू की दुकी के अंदर कुछ स्पेशल फील करती है। वो मनी मन में कहती है, यूरू तुम क्या राज छुपा रही हो। खैर इसके बारे में सोचने का उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। हम शाहवान को फिर से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। साथ ही में लुयन भी गार्डियन से लड़ने में यूरू की मदद करने लगती है। बैंग बैंग की आवाज के साथ इन तीनों के बीच की इंटेंस फाइट कंटिन्यू रहती है। हर एक क्लैश के बाद यूरू नोटिस करती है कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि गार्डियन की स्ट्रेंथ कम हो रही हो, असल में वो फील कर रही थी कि गार्डियन की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ये कुछ ऐसा होता है कि हर एक एक्सचेंज के बाद उस गार्डियन की मसल्स खुलती जा रही हैं। और यूरू जैसा सोच रही थी, चीजें बिल्कुल वैसी ही थी। जब उसने गार्डियन के अगले अटैक को प्रोटेक्ट किया था, गार्डियन ने अपने स्फीयर को हटा के एक पाम अटैक का इस्तेमाल करता है। अपने पुराने मोमेंटम की वजह से वो यूरू को कई कदम पीछे भेज देता है। इस भारी भरकम ब्लो को सफर करने के बाद यूरू की भी भौं से उड़ गई थी। वो दांती में इसकी बोलती है, डैम इट, ये गार्डियन एक्चुअली में इतना टेरिफाइंग है। नॉर्मली जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, फाइटर्स यूजुअली कमजोर होते जाते हैं। खैर इसके बारे में ज्यादा सोचने का यूरू के पास समय नहीं होता, क्योंकि उसे पीछे ढकेलने के बाद गार्डियन ने तुरंत ही अपने अगले अटैक को लॉन्च कर दिया था। बस ये अटैक उसके बगल में लुयन के ऊपर होता है। जब यूरू लुयन की हालत देखती है, वो पाती है कि लुयन इस समय पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो भी जमीन पे बैठ के रिकूपरेट कर रही थी। वहीं पे जब शाहवान अपने मास्टर की ऐसी हालत देखती है, वो अपने बड़े बड़े पंखों को फैला के पहने पहने आइस एरो से उस गार्डियन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। एट द सेम टाइम यूरू ने भी अपने आप को गार्डियन के ऊपर लॉन्च कर दिया था, जिस पर शाहवान के वो आइसी फेदर्स हवा को चीरते हुए गार्डियन के पास पहुंचते हैं। उसी मोमेंट में गार्डियन तक यूलू का पावर अटैक भी पहुंच गया था। एक पक्षी और एक इंसान को साथ में काम करते हुए देख गार्डियन बस एक कोल्ड स्माइल दिखाता है। उसके एक इशारे पे उसके चारों तरफ एक लाइट शील्ड बन गई थी। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी शील्ड से टकराने के बाद वो फेदर्स टूट जाएंगे, लेकिन चीजें कुछ अलग होती हैं। उसके पास आते आते वो आइसी फेदर्स और भी पैने हो जाते हैं। ये बूम बूम की आवाज के साथ उस शील्ड को पूरी तरह से तोड़ डालते हैं। बचे हुए आइसी फेदर्स उसके शरीर में आके टकराए थे, जिस वजह से हम उसके शरीर पे जगह जगह पे नीले रंग के निशानों को देख सकते हैं। जब वो ग्रे गार्डियन रियलाइज करता है कि उसका डिफेंस खराब हो गया है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। अपने फुल ऑरे को रिलीज करते हुए वो अपने शरीर में घुसे हुए सारे फेदर्स को तोड़ देता है। अभी शाहवान की परफॉर्मेंस से यूरू भी काफी इंप्रेस हो गई होती है। वो कहती है इस बीच से डील करना भी आसान नहीं है। ऑफ कोर्स उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं होता। जब वो जियान को देखती है तो पाती है कि जियान ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मोमेंट पे पहुंच चुका है, क्योंकि उसने जियान की मदद करने का ठान लिया था। यूरू के माथे के ऊपर का रियून ग्लो होने लगता है। यूरू मनी मन में कहती है अब बस यही रास्ता बचा है। जियान तुमने मेरी बहुत मदद करी है, अब समय आ गया है जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। उस इनहेरिटेंस को मैं वापस लौटने के बाद स्वीकार करूंगी। जैसे यूरू के आईब्राउज के बीच का वो रियून पूरी तरह से ग्लो हुआ था, उस हाफ मून सिंबल में से एक चमकदार सफेद रोशनी बाहर आने लगती है। ये अपने साथ एक बहुत ही प्योर और एंशिएंट ऑरे को ला रही थी। यूरू के ऑरे को इस तरीके चेंज होती हुए सेंस करके अब यो ग्रे गार्डियन भी रुक गया होता है। यूरू के शरीर से बाहर आने वाली पावर को सेंस करके उस गार्डियन की आंखें भी एकदम श्रिंक हो गई थी। वो शॉक्ड आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलता है ये ब्राइट मून की लाइट है। वहीं पे लुयन जो कि कमजोर हो चुकी थी, वो भी समझ नहीं पाती कि यूरू की स्ट्रेंथ इस तरीके से कैसे बढ़ रही है। आखिरकार यूरू के शरीर से जो ऑरा बाहर आ रहा है उसे उसने पहले सेंस नहीं किया था। वहीं पे जियान के दिमाग में भी गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है। वो कहते हैं ब्राइट मून की लाइट। भले इस समय जियान अपने ब्रेक थ्रू पे ध्यान लगा रहा हो, तब भी वो खुद को क्यूरियस होने से रोक नहीं पाता। जियान पूछता है मास्टर ये ब्राइट मून की लाइट क्या होती है। जिनलोंग बताते हैं ब्राइट मून की लाइट को इस दुनिया में मून फेरी ने छोड़ा है। जो भी ब्राइट मून की लाइट को पोजेस करता है वो मून फेरी की कुछ इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है, और अगर उसकी किस्मत अच्छी रहती है तो हो सकता है वो फेरी मून की ट्रू इनहेरिटेंस को हासिल
कर सके। ऑफ कोर्स ऐसे होने के काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं। जियान स्टंट था। वो कहता है फेरी मून, कोई भी नाम जिसमें इमोर्टल लग जाता है वो एक सुप्रीम पावर हाउस होता है। आखिरकार एक फाइटिंग इमोर्टल इस दुनिया की पीक एग्जिस्टेंस में से एक माना जाता है। ये कुछ थॉट्स जियान के दिमाग में फ्लैश हुए थे, वो तुरंत ही अपने आप को फिर से फोकस करता है। वो 3 स्टार दोली की मिडिल स्टेज पे पहुंच के रहेगा। गोल्डन रैंकिंग खुद से बोलते हैं, जियान तुमने दोनों एंजल क्लैन और ब्राइट मून फेरी की पावर को आकर्षित किया है। लगता है चीजें अपनी जगह ले रही हैं। सीन फिर से शिफ्ट हुआ था। यूरू के शरीर में से लगातार वो सफेद रोशनी बाहर आ रही होती है। वैसे रोशनी बहुत ज्यादा फीकी और एकदम शांत लगती है। ऑफ कोर्स हॉल में मौजूद सारे गार्डियंस को पता होता है कि चाहे वो अपने पीक स्टेट में क्यों ना हो, तब भी वो इस पावर को मैच नहीं कर सकते हैं। जब भी मूनलाइट यूरू को अपने अंदर पूरी तरीके से ले लेती है, उसका ऑरा ट्रांसफॉर्म हुआ था। कुछ समय पहले की वो मासूम सी यूरू अब इस समय एकदम इमोशनलेस और कोल्ड हो गई होती है। उसके चारों तरफ एक ऐसे इमोर्टल ऑरा फैला हुआ था जिसके करीब जाने किसी की हिम्मत नहीं होगी। यूरू के दोनों होठ हल्के से खुलते हैं। वो कहती बस एक मूव, फिर एक ही फ्लैश में वो मूनलाइट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अगली बार वो ग्रे गार्डियन के पीछे अपीयर होती है। तभी लुइन के कानों में पफ पफ की आवाज सुनाई दी थी। जब उसका ध्यान जाता है ग्रे गार्डियन की तरफ, वो देखती है कि इस समय गार्डियन अपने मुंह से खून की पिचकारियां फेंक रहा था। साफ तौर पे वो चोटिल हो चुका है। सबको पता होता है कि ये पावरफुल इमोर्टल लेवल की स्किल है, बस इसका विश्लेषण करने का किसी के पास समय नहीं होता। ऐसे सीन को देख के चारों तरफ एक शांति फैल जाती है, क्योंकि उस एक मूव को इस्तेमाल करने के बाद यूरू की पूरी पावर एग्जॉस्ट हो गई थी। वो इस समय जमीन पर कोलैप्स हो गई होती है, लेकिन इससे पहले उसके कपड़े भी जमीन को छू पाते। 2 फ्लेम से ढके हुए हाथ उसे कैच करते हैं। इस मोमेंट में जियान का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो गया था। वो तुरंत यूरू को बाहों में लेके बोलता है, अब बाकी का तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जियान जानता था कि यूरू ने उस पावर को इस्तेमाल करने के लिए काफी बारी कीमत चुकाई होगी, इस वजह से आगे के मामले को वो संभालेगा। यूरू की कमजोर हालत को देख के वो उसे एक सुरक्षित जगह पे ले जाके ध्यान से लिटा देता है, जैसे यूरू को रिकवर होने में कोई परेशानी ना हो। सबकी आंखें तब फायरी हॉट हुई थी जब जियान ने अपनी स्टोरिंग से 10-12 मेडिसिन पीस को बाहर निकाला था। इन सारी मेडिसिन पीस के चारों तरफ एक हल्की सी लाइट रिंग होती है। ये चीज बयां कर रही थी कि इन मेडिसिन पीस को एक हाई लेवल के एल्केमिस्ट ने रिफाइन किया है। जियान के हाथ में मेडिसिन पीस की जिस तरह की क्वांटिटी मौजूद थी, बस यही लोगों को स्टंट करने के लिए काफी था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि किसी के पास ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं। खैर सभी को गोली मार के जियान इन पीस को यूरू को देता है। वो कहता है इन्हें कंज्यूम करो, ये तुम्हें जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करेंगी और भविष्य में कोशिश करना कि उस पावर का ज्यादा इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही खतरा है। भले ही जियान के बोलने की टोन काफी ज्यादा जेंटल हो, लेकिन इसमें वो पत्थर की लकीर वाली बात भी होती है। उसने यूरू को उस पावर का इस्तेमाल करते हुए पर्सनली विटनेस किया था। भले वो यूरू कैसे साहस को देख के अंदर से उसकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन ऐसे यूरू को बड़ा खतरा हो सकता है। ऑफ कोर्स जियान ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होता। भले ही जियान की टीम की बैटल खत्म हो गई हो, बाकी गार्डियंस जिंदा हैं, वो भी रिलैक्स नहीं हो सकते। खैर इससे पहले जियान अपनी नजरें भी घुमा पाता, हॉल में एक आवाज गूंजती है। वो कहता है जियान दिन में सपने देखना बंद करो, यहाँ पे हमारी बैंड बज रही है। ये वो हुआन था जो कि इस समय गार्डियन से फाइट करने में बहुत ही बिजी होता है। इसकी तरफ एक फूटी नजर से देखने के बाद जियान इसे इग्नोर मारता है। वो खुद से कहता है अगर इस तरीके से फाइट्स को अवॉइड किया जा सकता है तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे फालतू की परेशानी फंसने का कोई शौक नहीं है। इधर जब जियान की टोली ने अपने गार्डियन को हरा दिया था और उनकी बैटल्स इतनी स्मूथ नहीं जा रही होती हैं। बाय द वे जब यूरू ने उस मून पावर का इस्तेमाल करके उस गार्डियन के ऊपर हमला किया था, वो ग्रे गार्डियन इंजर्ड होने के बाद 3 लाइट्स में डिवाइड होके जियान यूरू लुइन की बॉडी में समा जाता है। चलो अब लौटते हैं वापस इस सीन की तरफ। वैसे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जियान का वो ग्रे गार्डियन कमजोर था। असल में बात ऐसी नहीं होती। जब यूरू के माथे का मिस्टीरियस रून ग्लो हुआ था, उसमें से बाहर आने वाली ब्राइट मून लाइट ने गार्डियन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को थमा दिया होता है और तो उसकी अंदरूनी ऊर्जा भी लड़खड़ा गई थी। क्लियरली यूरू की बॉडी से बाहर आने वाली वो लाइट किसी पावरफुल एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो दोशियान या ट्रू इमोर्टल लेवल का पावर हाउस हो। बाकी एरियाज की बैटल्स कंटिन्यू होती हैं थोड़ी सी दूरी पे, जहाँ पे वांग जॉन अपनी पूरी पावर को सोर्ड में भेज रहा होता है। भले उसकी वो सोर्ड काफी ज्यादा पुरानी लग रही हो, वो काफी खतरनाक लेवल में एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही होती है। जब शुरुआत में वांग जॉन की वो तलवार कुछ खास पावर को शो नहीं करती, लोग इसे लेकर थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, लेकिन काफी जल्दी सभी को एहसास होता है कि उनकी सोच बहुत गलत थी। एक तेज आवाज के साथ वांग जॉन अपनी सोर्ड को ऊपर उठाता है। हॉल के आसमान में काउंटलेस सोर्ड शैडोज मैटेरियलाइज होती हैं। इस पर वांग जॉन की आंखें भी एकदम मैडनेस से भर गई थी। अचानक से उसके सोर्ड में से एक अनइमेजिनेबल लेवल की पावर रिलीज हुई थी। इसे इंसान और तलवार का एक होना बोला जाता है, यानी कि मैन एंड सोर्ड यूनिटी। बैटल को देखने वाले कई लोग रियलाइज करते हैं कि वांग जॉन्ग को इस रेल में पहुंचे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, पर ऐसा होने के बाद भी उसकी लड़ने की क्षमता बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। वांग जॉन्ग को फेस कर रहा गार्डियन ऐसी भयानक पावर का सामना नहीं कर पाता। एक बार मुंह से खून फेंकने के बाद वो पीछे हटता है। क्लियरली उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। इस जगह से थोड़ी सी दूरी पे सनमिंग, जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका होता है, वो भी पूरी फेरोसिटी से फाइट कर रहा था। लगता है जो लोगों ने उसे बर्जर्कर नाम दिया है वो उसके ऊपर सही बैठता है, क्योंकि
उसके शरीर पे लगने वाली हर एक चोट उसे एक मैडनेस की तरफ ले जा रही होती है। उसके सामने का गार्डियन चाहे कैसी भी अटैक का इस्तेमाल कर रहा हो, सन मिंग उसका हेड ऑन सामना करता है और हर एक अटैक के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। अंत में जाके मौत से खेलने वाले सन मिंग के सामने उस गार्डियन की भी चल नहीं पाती। वो 2 कदम पीछे लेके अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। हॉल के एक दूसरे हिस्से में वो डीमन वुमन बहुत ही तेज से मूव कर रही होती है। वो अपने गार्डियन की ज्यादातर अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर प्रिसाइज अटैक्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पे फंगी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस गार्डियन के ऊपर ऐसे सोल अटैक का इस्तेमाल करती है जिस वजह से वो स्टंड हो जाता है। डीमन वुमन इस मौके का फायदा उठा के उस गार्डियन के ऊपर फिनिशिंग ब्लो का इस्तेमाल करती है। इस तरीके से एक और गार्डियन हार गया था। बाकी के 2 गार्डियंस के भी स्किल्ड अपोनेंट्स होते हैं जिस वजह से दोनों गार्डियंस को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं पे अगर बात करिए उस लिविंग डेड यानी कि ज़ॉम्बी जैसे बंदे की जो कि अपनी ब्लैक फाइटिंग चीज से फाइट कर रहा था, वो भी थोड़ा गलत सिचुएशन में फंस गया होता है। एक्चुअली में उसका गार्डियन फायर एट्रीब्यूट का होता है, लेकिन अच्छी बात है कि इस समय तक वो हुआन की टीम ने भी अपने गार्डियन को हरा दिया होता है। जब वो हुआन उस लिविंग डेड की हेल्प करता है, हम उसकी टीम को काफी एडवांटेज में आते हुए देखते हैं और इस तरीके से हार जीत में बदल जाती है। अब बस एक गार्डियन रह गया था। इतने लंबे समय तक फाइट करने के बाद उसने हाफ स्टार 4 स्टार दोदी की स्टैंड को हासिल कर लिया होता है। इस वजह से लोगों से डील करने में काफी परेशानी होती है। सिचुएशन को देख के बाईशान चिल्ला के बोलते हैं, एवरीवन, इस गार्डियन के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है। अगर हम इसके ऊपर साथ में हमला करते हैं तो ये काफी जल्दी हार जाएगा। बाईशान की बात को सुन के करीब 100 एक्सपर्ट्स इंस्पायर्ड हो जाते हैं। इन 100 लोगों की एनर्जी कंबाइन होके एक ड्रैगन के फॉर्म को लेती है। इतने सारे एक्सपर्ट्स की कलेक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। इस स्ट्रेंथ के सामने गार्डियन के सारे डिफेंसेस एकदम विध्वंस हो जाते हैं। अटैक से टकरा के वो दूर उड़ गया था। इस आखिरी गार्डियन को हराने के बाद जीतने वाले महसूस करते हैं कि वो इमोर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल की लाइट उनकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है। वो 6 गार्डियंस जो कि अपनी ड्यूटी को निभा चुके थे, वो वापस से उस पत्थर के थ्रोन के पास पहुंच जाते हैं। बस इसी मोमेंट में एक काम और अथॉरिटी से भरी आवाज सभी के कानों तक पहुंची थी। वो आवाज कहती है, क्योंकि तुम सभी ने असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया है तो फिर बात यहीं खत्म होती है। तुरंत ही सभी की आंखें गई थी उस व्हाइट फिगर के ऊपर जो कि हवा में सभी के आगे आ चुका होता है। ये देखने में एक शांत नदी की तरह लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे इसके चारों तरफ एक ट्रायंगुलरिटी से भरी पावर बहती है। वो एक स्माइल के साथ बोलता है, ये फॉर्च्यून तुम जैसे नौजवानों को जाना चाहिए। फिर अपने हाथ के एक इशारे से वो जियान को अपनी आंखों के सामने खींच लेता है। जियान पाता है कि वो इस फोर्स को रेस्ट नहीं कर पा रहा है। अंत में जाके हम उसे उस सफेद गार्डियन के फेस टू फेस आते हुए देखते हैं। जब जियान की आंखें उस फिगर के डेलिकेट फीचर्स को देखती है, उससे ऐसा लगता है शायद इस चीज को परफेक्शन बोलते हैं। खैर, इससे पहले जियान पता लगा पाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सफेद कपड़ों में गार्डियन अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच कर देता है। वो गार्डियन कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो अपने आप को इस तरीके से छिपाने का क्या मतलब है। तुरंत ही इस जगह का स्पेस शैटर हो गया था। सभी के सामने ग्रीन लोटस पे खड़ी हुई एक लड़की अपीयर हुई थी। इसने एक बैम्बू हेड पहनी होती है। जिस तरीके से वर्ल्ड में से बाहर आई है, वो सफेद कपड़े वाली गार्डियन को छोड़ के ये सभी की आंखों में एक मिस्ट्री थी। अब खैर मिस्ट्री तो आज भी रहेगी, क्योंकि तुम्हें क्लिफ हैंगर पे जो छोड़ना है। हाँ, अगर आप इस मिस्टीरियस टर्निंग ब्यूटी के बारे में जानना चाहते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। उसमें गार्डियन वाला मामला भी खत्म होगा और एंड में जाके हम जान रहे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट यिन यांग हार्ट के बारे में। फिर फाइनली पहली बार हमें 23वीं होली फ्लेम के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि वो एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लेना। आई नो तुम में से कई लोग वेट नहीं कर पा रहे होगे, उनके लिए भी एक रास्ता है। आप बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का पार्ट, जैसे अर्ली एक्सेस वाली वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बेसिकली आप रिलीज होने वाले एपिसोड्स को एक दिन पहले ही देख पाओगे। और डिटेल्स जानने के लिए ज्वाइन बटन को चेकआउट जरूर करना। जाते जाते ये कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि एपिसोड आपको कैसा लगा है। हम भी करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।